हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सीटेट का टॉपिक है भाषा कौशल। आज हम भाषा कौशल के एमसीक्यू हल करेंगे और भाषा के चारों कौशलों के बारे में डिटेल से भी समझेंगे। दोस्तों, भाषा कौशल से हमेशा सीटेट में 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौशल अन्य भाषाई कौशलों के विकास का आधार होता है। कौन सा कौशल अन्य भाषा कौशलों के विकास का आधार होता है? मौखिक कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल या फिर लेखन कौशल? दोस्तों, हमारा यहाँ राइट आंसर होगा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल अन्य सभी भाषाई कौशलों के विकास का आधार होता है। जैसे मौखिक कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल का आधार कौन सा कौशल होता है? सुनना कौशल या फिर श्रवण कौशल होता है। श्रवण को सुनना कौशल भी बोलते हैं। दोस्तों, श्रवण कौशल जो होता है मानव वार्ता मतलब बातचीत का प्रथम कौशल होता है। तो हमारा प्रथम कौशल कौन सा होता है? श्रवण कौशल या फिर सुनना कौशल। इसलिए जो है इस पर एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा बल देना चाहिए ताकि बच्चे के श्रवण कौशल का विकास हो सके। दोस्तों, सुनने का मुख्य काम कौन सा होता है? सुनने का या श्रवण कौशल का मुख्य काम होता है समझना, शब्दों को समझना या बातचीत को समझना। सुनने का मुख्य काम क्या है? समझना। और सुनना कौशल का पूरक या श्रवण कौशल का पूरक कौशल कौन सा है? बोलना कौशल। ठीक है दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, सबसे कम अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। दोस्तों, मैंने अभी बताया था सुनना कौशल का मेन उद्देश्य क्या होता है? शब्दों को समझना, शब्दों का चयन करना। ठीक है ना, ये श्रवण कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। छात्रों में मौलिकता का विकास करना, ये भी नहीं। लेखन कौशल में निपुणता प्रदान करना। दोस्तों, श्रवण कौशल से लेखन कौशल का संबंध नहीं होता, यहाँ से कोई भी संबंध इसका नहीं बैठ रहा। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना। तो श्रवण कौशल का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना। श्रवण कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? शब्दों को समझना या फिर शब्दों को चयनित करना। ये होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा होता है? केवल सुनने की क्षमता को विकसित करना। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ये सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है श्रवण कौशल का। क्वेश्चन नंबर 3, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। दोस्तों, श्रुत लेख क्या होता है? पहले ये जानिए श्रुत लेख क्या होता है। तो सुनकर लिखने को श्रुत लेख कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है और छात्र अध्यापक की बातों को सुनकर एक नोटबुक में उतारते जाते हैं या फिर लिखते जाते हैं। तो श्रुत लेख जो है क्या करवाता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है बच्चों की लेखन कौशल को विकसित करना। ठीक है दोस्तों, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है। तो वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है अपने छात्रों में। ठीक है ना, श्रुत लेख, सुनकर लिखने को श्रुत लेख कहते हैं। हाँ, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, श्रवण कौशल के विकास में सहायक है सस्वर वचन, रेखा अनुकरण, सुलेख या फिर पाठ का सार लिखना।
दोस्तों श्रवण कौशल को मूल आधार कौशल भी बोला जाता है। मूल आधार कौशल, क्योंकि ये अन्य तीनों कौशलों का आधार कौशल है। यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है। तो श्रवण कौशल के विकास में सहायक होता है सहस्वर वाचन। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, सहस्वर वाचन। दोस्तों सहस्वर वाचन दो प्रकार का होता है। पहला होता है सामूहिक मौखिक पठन। सामूहिक मौखिक पठन। दूसरा होता है व्यक्तिगत मौखिक पठन। ये सहस्वर वाचन के भेद होते हैं। सहस्वर वाचन क्या होता है? सहस्वर वाचन होता है जब ध्वनियों के साथ, यानी बोल बोल कर ध्वनियों के साथ पठन कार्य किया जाए तो वो सहस्वर पाठन या फिर मौखिक पठन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक कौशल का उद्देश्य होता है उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दों में बदल बोलना, बोल बोलकर लिख सकना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। दोस्तों पठन के दो प्रकार होते हैं। पठन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है मौखिक पठन, मौखिक या फिर सहस्वर पठन, ठीक है। और दूसरा होता है मौन पठन। मौन पठन दूसरा होता है मौन पठन। तो जहां मौखिक कौशल की बात हो रही है, मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या होता है, यानी बोल बोलकर पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति मौखिक कौशल का उद्देश्य होता है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यांत्रिक कौशल कहा जाता है श्रवण कौशल को, पठन कौशल को, लेखन कौशल को या फिर वाचन कौशल को? दोस्तों यांत्रिक कौशल कहा जाता है लेखन कौशल को। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। लेखन कौशल को यांत्रिक कौशल भी कहा जाता है। लेखन कौशल के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रतिलेख, दूसरा है श्रुतलेख, तीसरा है सुलेख, चौथा है अनुलेख। ये लेखन कौशल के प्रकार हैं, प्रतिलेख, श्रुतलेख, सुलेख और अनुलेख। क्वेश्चन नंबर 6, भाषाई कौशल के संबंध में असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन कौन सा है? भाषा पर पूर्ण अधिकार लेखन कौशल से प्राप्त होता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। समस्त कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम लेखन कौशल है। बिल्कुल। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषाई कौशलों का विकास करना है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है, और यहाँ गलत ही चुनना है। समस्त कौशलों का विकास कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए, नहीं, समस्त कौशलों का विकास कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कब तक? कक्षा 3 तक हो जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना और पढ़ना, सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों भाषा के अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों की हम अभिव्यक्ति कैसे करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति के
तक या दूसरे व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो किस माध्यम से करते हैं, हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारे विचारों को कैसे समझ पाता है, ये होती है अभिव्यक्ति। अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, वो हम किस माध्यम से करते हैं दोस्तों, वो करते हैं हम बोलना और लिखना, यानी बोलकर और लिखकर हम अपने विचारों को जो है सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, या हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर और लिखकर करते हैं। बोलना और लिखना ही अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक होता है ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है ना। ग्रहणात्मक कौशल होता है सुनना और पढ़ना। ग्रहणात्मक कौशल कौन सा होते हैं दोस्तों, सुनना और पढ़ना, क्योंकि इन दोनों कौशलों के माध्यम से ही हम दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं, ठीक है ना। दूसरे के विचारों को या दूसरे की बातों को ग्रहण कर पाते हैं, किसके द्वारा, सुनना और पढ़ने के द्वारा। जबकि बोलना और लिखने के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। अब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी होता है। ये तो असत्य है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कथन गलत है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर बल दिया जाता है, नहीं दोस्तों, विद्यालय में चारों कौशलों पर बल दिया जाता है। पढ़ना लिखना बोलना, ठीक है ना, और सुनना, इन चारों कौशलों पर बल दिया जाता है। बच्चे सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल केवल क्रम से सीखते हैं, ये भी सही है दोस्तों। ये एक विवाद का विषय है, यहाँ कभी कभी कोई जो है सीटेट मानता नहीं है कि ये एक क्रम से सीखे जाते हैं, जबकि अभी ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो ये इसको राइट माना हुआ था। तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर भी सर्च करके जाना है इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। लेकिन भाषा के चारों कोल अतः संबंधित होते हैं, यही कथन हमारा जो है कौन सा है, सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों कभी कभी कह देता है, लेकिन जो हकीकत है, ठीक है ना, जो मैंने भी सर्च करके पता करा है वो यही है कि बच्चे सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम में नहीं सीखते हैं, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कोई बच्चा सुनना नहीं सीखेगा, पहले सुनना सीखेगा फिर बोलना सीखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चा पहले बोलना भी सीख सकता है, फिर सुनना भी सीख सकता है, या बोलने से पहले बच्चा लिखना भी सीख सकता है, ठीक है ना, और लिखने से पहले बोलना भी सीख सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे इसको केवल क्रम में सीखें। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो दोस्तों बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कि बच्चों ने लेखन कौशल में कहाँ तक अपने आप को वृद्धि की है, लेखन कौशल की कहाँ तक अपने आप को जो है लेखन कौशल में आगे बढ़ा पाए हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर है। तो दोस्तों ये होगी अपने अनुभवों को लिखना। देखो सुंदर लेख का अभ्यास का मतलब होता है कि नकल करके टिप देना, ठीक है ना। इसमें लेखन कौशल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा अपने अनुभवों को लिखना, ठीक है ना। बच्चा अपने अनुभवों को किस तरह लिखता है, हेडिंग डालकर, जैसे हेडिंग डालकर साफ सुथरा लिखना, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन देना, इस तरह से लिखना, अपने अनुभवों को लिखना लेखन कौशल मूल्यांकन करने की सबसे बेहतरीन विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो दोस्तों पढ़ना कौशल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है,
यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। पढ़ना कौशल में संदर्भ सहित अनुसार अर्थ ग्रहण करना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है पढ़ने कौशल का विकास ये होता है कि आपने शुद्ध शुद्ध मतलब सही सही रूप से जो है किताब को पढ़ लिया तो आप जो है पढ़ना कौशल में बहुत ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं। ऐसा नहीं है। पढ़ने कौशल का मतलब होता है शब्दों के अर्थ को समझना, ठीक है ना, शब्दों के अर्थ को, क्योंकि कभी कभी एक शब्द के ही कई अर्थ होते हैं। तो शब्दों को जो है उनके अर्थ के अनुसार, उस पैराग्राफ के अनुसार, उस वाक्य के अनुसार समझना ही पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों पढ़ना कौशल या फिर पठन कौशल ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन सा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? वाचन मुद्रा और वाचन शैली, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, पढ़ते समय जो है नेत्रों और पुस्तक के बीच की दूरी, आंख और पुस्तक के बीच की दूरी ये कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, ठीक है ना। पढ़ते समय आंख और पुस्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। और पढ़ते समय आंख और पुस्तक के जो बीच का कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का, ठीक है ना, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, यह किस ओर संकेत करता है? दोस्तों जीवन को जिंदगी पढ़ा, देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ बच्चे ने कोई गलती नहीं की है। शब्दों को बेशक उसने अलग पढ़ लिया हो लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है लगभग लगभग, ठीक है। उसे अक्षरों की पहचान में भ्रम हो जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से नहीं पढ़ती, ऐसा भी नहीं है। वह अक्षर पहचान के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। वह अक्षर के बजाय उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ये तो सही है दोस्तों। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है, लेकिन दोस्तों सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, यही कथन गलत है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन यानी कहानी पढ़ाने की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? तो ये तो आपने जान लिया, लेकिन कौन सा तर्क उचित है? तो कहानी सुनाने या कहानी कथन करवाने से कक्षा में बच्चों में भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, ऐसा वातावरण मिलता है बच्चे को, ठीक है ना। और कहानी कथन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ठीक है। कहाँ? शब्द भंडार में वृद्धि होती है और सभी बच्चों की क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो कहानी कथन से दोस्तों यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से कल्पना शक्ति से, है ना। कल्पना शक्ति, बच्चे में कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? तो उसमें कई ऑप्शन थे, एक था कहानी कथन। तो यहाँ कहानी कथन को सीटेट ने राइट माना था। तो कहानी कथन जो है कल्पना शक्ति के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है? बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख लेते हैं। दोस्तों लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, अगर हम बच्चों की सहायता ले रहे हैं तो पठन कार्य अब कौशल का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, या फिर बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। नहीं दोस्तों, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से तो बच्चों को दूसरों की लिखी हुई बुकें या कॉपी पढ़ने का अवसर मिलता है और वो उनका अवलोकन करता है, उनको जो है उनका निरीक्षण करता है, उनको देखता है, भाई किस बच्चे ने कैसा लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है ना, किस तरह से लिखा है। ये सब बच्चे को जो है अवलोकन कहलाता है। ये सब जो है बच्चे का करना अवलोकन कहलाता है। तो अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करता है।
समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तों का परिचय देना। तो दोस्तों समस्त गद्य विद्याओं का पूर्ण ज्ञान देना, ये गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। और दोस्तों ध्यान रखना, गद्य जो है गद्य बोलकर पढ़ाया जाता है, ठीक है, गाकर नहीं, बल्कि पद या कविता गाकर पढ़ाई जाती हैं, और कविता और पद जो है गाकर पढ़ाई जाती हैं और गद्य बोलकर पढ़ाया जाता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है प्रश्न उत्तर विधि, अवसरानुकूलता, 1 और 2 दोनों, अनुलेख। कौन सी विधि बनाने में सहायक है, प्रभावी बनाने में, मौखिक अभिव्यक्ति को कौशल को प्रभावी बनाने में कौन सी विधि सहायक है? दोस्तों 1 और 2 दोनों, प्रश्नोत्तर विधि भी सहायक होती है और अवसरानुकूलता भी। अवसरानुकूलता का मतलब होता है दोस्तों अवसर मिलना, ठीक है ना, अवसर मिलना, अवसर मिलने का लाभ उठाना बच्चों के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा, 1 और 3 दोनों। सुरेश डे के स्थान पर रे उच्चारित करता है, यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करता है, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, भाषा ही दोस्तों ये है भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, कोई बच्चा डे को रे पढ़ रहा है तो वो उसके भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा भाषाई कौशलों पर? भाई जब गलत पढ़ेगा तो भाषाई कौशलों पर तो प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, अगर कोई बच्चा कुछ शब्द गलत पढ़ रहा है तो वो उसकी भाषा को रोचक बनाएगा नहीं। उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा। दोस्तों भले ही उच्चारित डे के स्थान पर रे को कर रहा हो, ठीक है ना, लेकिन उसके लेखन कौशल को वो प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो है विकृति कहाँ है, उसको विकृति है बोलने में, मौखिक कौशल में, ठीक है ना, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्षीकरण है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, शब्दों के मूल भाव को समझना, अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना। दोस्तों प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? बच्चे प्रत्यक्ष रूप से किसी ज्ञान को हासिल करे, सक्रिय होकर किसी ज्ञान को हासिल करे, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण। तो विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना प्रत्यक्षीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मौन पठन सहायक है। दोस्तों मौन पठन कितने प्रकार का होता है, या मौन पठन किसका एक प्रकार है? ये पठन का ही एक भेद होता है। मौन पठन जो है पठन का ही एक भेद है। और मौन पठन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक है द्रुत या फिर तीव्र भी कहते हैं ना, तीव्र मौन पठन। दूसरा है समीक्षात्मक मौन पठन। तो मौन पठन सहायक है उचित ध्वनि निर्गम में, प्रबोधपादकता में, अर्थ प्रतीति में, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में। ठीक है, मौन पठन सहायक होता है कायम किस चीज में? स्वाध्याय में रुचि उत्पन्न करने में। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। मौन पठन जो है दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है ना, प्राथमिक स्तर के बच्चे इसमें रुचि नहीं लेते हैं मौन पठन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, पठन का प्रकार है ध्यान मगन पठन, एकाग्रचित पठन, द्रुत पठन या फिर अर्थ ग्रहण पठन। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था पठन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? मौन पठन और मौखिक पठन।
और मौन पठन का ही एक भाग होता है द्रुत पठन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, द्रुत पठन। ये क्या होता है दोस्तों, जब किसी मुख्य विचार का या किसी सारांश का या किसी शीर्षक का पता लगाना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों समय की बचत होती है। मैं लिख देता हूं, जब मुख्य विचार, सारांश या फिर शीर्षक का पता लगाना हो तब जो है द्रुत पठन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर भी करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज़ महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है और उनकी तैयारी भी कराई जाती है। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है दोस्तों? कहानी बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखवाकर, निबंध लिखवाकर, उपरोक्त सभी के द्वारा। दोस्तों कहानी बोलकर भी बच्चों में लेखन कौशल की क्षमता का विकास किया जा सकता है। श्यामपट्ट पर यानी ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट होता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर लिखवाकर भी लेखन कौशल की समझ का विकास किया जा सकता है, निबंध लिखवाकर भी। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। लेखन कौशल कितने प्रकार के हैं? लेखन कौशल दोस्तों मैंने पिछले भी बताया है, 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने के लिए कौन सी विषय वस्तु उपयुक्त नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर कहना। भाषा कौशलों में मौलिकता लाने के लिए सुनना भी जरूरी होता है, बोलना भी, पढ़ना भी, लेकिन कहना जो है ये उपयुक्त नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे यहाँ नेगेटिव ही पूछा है क्वेश्चन, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से ग्रहात्मक कौशल हैं सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था सुनना और पढ़ना हमारे ग्रहणात्मक कौशल हैं या ग्रहात्मक कौशल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। जबकि बोलना और लिखना क्या है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? बोलना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल विकसित करने में कौन सी विधियां अधिक सहायक होती हैं? सुनना कौशल को विकसित करने में कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। सुनना और बोलना कौशल दोनों की बात हो रही है दोस्तों, कहाँ किसकी? सुनना और बोलना कौशल को विकसित करने के लिए। दोस्तों सुनना कौशल को मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। इसको प्राथमिक कौशल भी बोलते हैं, प्राथमिक कौशल भी है ये, और या फिर इसको मूल आधार कौशल भी बोलते हैं। क्या? मूल आधार कौशल। और बोलना कौशल के भी अन्य नाम हैं, जैसे प्रकटन कौशल, वाचन कौशल। ये किसको बोलते हैं? बोलना कौशल को। तो दोस्तों बोलना कौशल का विकास हो सके इसके लिए जो छात्रों को उसकी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए बच्चों को, अगर बोलना कौशल का विकास कराना है। अभी मैं इस क्वेश्चन से संबंधित बाद में बात करूंगा, मैं अभी बोलना कौशल की बात को कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। बोलना कौशल का विकास हो इसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को उसकी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। और बच्चे को चित्र दिखाकर चित्र से संबंधित तथ्यों को बोलने के लिए कहना चाहिए ताकि बच्चे में बोलने कौशल का विकास हो सके।
लेकिन इस हमारा क्वेश्चन जो है 24 का जो होगा आंसर होगा वो होगा भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, सुनना और बोलना कौशल विकसित करने में अधिक सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, भूमिका निर्वाह एक ऐसी भूमिका का निर्वाह करना यानी बातचीत करना। बातचीत किस तरह से करेंगे, एक बच्चा बोलेगा दूसरा सुनेगा, फिर भाई वो बच्चा बोलेगा दूसरा सुनेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, बोलना और सुनना दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। दोनों कौशलों का एक साथ विकास हो रहा है, दोनों कौशलों में एक साथ वृद्धि हो रही है। तो इसलिए भूमिका निर्वाह और बातचीत करना ये हमारा जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, कान के सहारे, आंखों के सहारे, मुख के सहारे या फिर जीभ के सहारे। दोस्तों मौन वाचन, ध्यान रखना मौन वाचन की बात हो रही है। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, मौन वाचन होता क्या है पहले ये जानिए। मौन वाचन होता है बिना ध्वनियों के उच्चारण के पढ़ना, मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन दो प्रकार का होता है, ध्रुव या तीव्र पाठन मौन पाठन, समीक्षात्मक मौन पाठन। तो मौन वाचन में मौन वाचन जो है वो किसके सहारे किया जाता है, कान के सहारे से, आंखों के सहारे से या मुंह के सहारे से या फिर जीभ के सहारे से। तो जीभ के सहारे से भी नहीं और मुख के सहारे से भी नहीं। आप जो करोगे थोड़ा थोड़ा कर दोगे, मौन वाचन मन ही मन में पढ़ना, मुख के सहारे नहीं, ना ही कान के सहारे, आंखों के सहारे, क्योंकि हम उसको देख के ही पढ़ते हैं। जब हम मौन पाठन या मौन वचन करते हैं तो हम उस चीज़ को देख कर ही पढ़ते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं। हमारे मुख से या जीभ से उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हमारी ना तो जीभ हिलती है ना ही हमारा मुंह खुलता है, और ना कान से तो बोलने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो आंखों के सहारे से मौन वाचन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बोलने और वाचन कौशल का विकास होता है। बोलना और वाचन कौशल का विकास आदर्श वाचन से, अनुकरण वाचन से, मौन वाचन से या फिर उपरोक्त सभी से। बोलना और वाचन कौशल का विकास किससे होता है दोस्तों, तो अनुकरण वाचन से, ठीक है ना। किससे होता है, अनुकरण वाचन से। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, अनुकरण वाचन। जबकि आदर्श वाचन क्या होता है दोस्तों, आदर्श वाचन जो है अध्यापक करता है। आदर्श वाचन कौन करता है, अध्यापक करता है। अध्यापक करता है और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे सुनने कौशल का विकास होता है। इससे सुनना कौशल का विकास होता है। अनुकरण वाचन से बोलने और वाचन कौशल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। दोस्तों शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मुख्य रूप से नहीं, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है नहीं, लेकिन मौन पठन हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ की गहराई तक जाना हो, किसी के गहरे अर्थ को जानना हो, उस गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। किसमें, मौन पठन में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। मैंने बताया था अभी दोस्तों मौन पठन, ठीक है ना, बिना उच्चारण बिना ध्वनि के किया जाने वाला पठन कैसा होता है, मौन पठन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है बच्चों से अलग अलग पात्रों के सवाल पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। अलग अलग पात्र का मतलब होता है दोस्तों, एकांकी में जो है कई सारे अभिनय करने वाले लोग होते हैं। तो जो लोग अभिनय करते हैं उनको पात्र कहते हैं। जैसे हीरो, विलेन, हीरोइन, ये सब क्या होते हैं, ये किसी नाटक के या किसी मूवी के या एकांकी के क्या होते हैं, ये पात्र होते हैं। तो बच्चों से अलग अलग पात्रों के सवाल पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन किया जाए। एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका तो ये नहीं है शिक्षक स्वयं पढ़े और सवाल पूछता जाए। जब शिक्षक ही स्वयं पढ़ेगा तो बच्चे क्या सीखेंगे। शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने, नहीं दोस्तों, सुनने से ही जो है बच्चों का विकास नहीं होता। एकांकी पढ़ाने का उद्देश्य होता है बच्चा का बोलना कौशल में
लिखने कौशल में, सभी कौशल में विकास हो, लेकिन बोलना कौशल में ज़्यादा विकास हो, ताकि बच्चा जो है अलग अलग पात्रों के रंग रूप को देखे और उस उनकी जो है नकल करे एक तरह से, और उनके पात्रों को देखे कौन गुस्से में बोल रहा है, कौन प्यार से बोल रहा है, कौन किस तरह से बोल रहा है, उसकी लाइन क्या है बोलने की, उसके भाव क्या है बोलने के। ठीक है, तो बच्चों से अलग अलग पात्रों के सवाल पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 29, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट। दोस्तों हमारा यहाँ पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा, विचारों की मौलिकता। क्वेश्चन नंबर 30, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, याद करना नहीं, ये भी नहीं, हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना नहीं। दोस्तों हिंदी सीखने का, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने के अवसर देती है बच्चों को, अपने विचारों को प्रदान करने के अवसर देती है। ठीक है ना, उसके लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी कराना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या फिर समाचार पत्र का वाचन करना। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी है दोस्तों विभिन्न परिस्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में संवाद मतलब बोलना, बोलने की अदायगी करना, अलग अलग परिस्थिति में बच्चों को बोलने के का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है, यानी पठन कौशल का विकास करने के लिए जरूरी है बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए। बाध्य का मतलब होता है जबरदस्ती की जाए, मजबूर किया जाए, और जहां बाध्य या मजबूर किया जाएगा तो वो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के निर्देश दिए जाएं। निर्देश भी जो है ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, ये भी गलत है। बच्चों को विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के या विविध प्रकार की विशेष सामग्री उपलब्ध कराई जाए, उसको ऐसा वातावरण एनवायरनमेंट पेश कराया जाए, कक्षा का वातावरण बच्चे के अनुकूल हो। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या का अनिवार्य सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? निबंध, एकांकी, जीवनी या फिर आत्मकथा। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, एकांकी। सस्वर, दोस्तों सस्वर क्या होता है? सस्वर एक मौखिक पठन का रूप है, या ये मौखिक पठन ही कहते हैं इसको भी, सस्वर पठन। ठीक है दोस्तों, ये प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सस्वर पठन क्या है? प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए अच्छा होता है। इसमें दोस्तों ध्वनियों के साथ पठन कार्य किया जाता है, मतलब बोल बोल कर, जोर से बोल बोल कर पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्वर पठन। तो एकांकी का, ठीक है ना, एकांकी एक ऐसा चैप्टर है या फिर ऐसी विद्या है जिसका सस्वर पठन किया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि एकांकी से बच्चा क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में बच्चे को बोलने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चे में हर परिस्थिति में बोलने के कौशल का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एकांकी पाठ को सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है। एकांकी पाठ का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है एकांकी लिखना, एकांकी की समीक्षा करना, एकांकी विद्या से परिचय कराना,
विभिन्न संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया, एकांकी में क्या होता है, बच्चा अलग अलग पात्रों की जो है उनको बोलकर समझता है और उनको देखता है, उनके भाव को देखता है। बच्चा देखता है कि अलग अलग पात्रों का जो स्वरूप है, बोलने का तरीका है, वो सब अलग अलग है, उनके भाव के अनुसार, उनकी स्थिति के अनुसार उनके बोलने का तरीका बदल रहा है। तो विभिन्न संदर्भ में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आंखों देखा वर्णन करना, बोलने की तेज गति, शुद्ध उच्चारण, समझकर बोलना। दोस्तों बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आंखों देखा वर्णन करना, नहीं कि हमने कोई चीज़ आंखों से देख ली है उसकी जो है अब कहानी बता दें किसी को, नहीं, या तेज गति से बोलना भी नहीं, शुद्ध उच्चारण भी नहीं। शुद्ध उच्चारण होता है लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा है यहाँ, ठीक है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, शब्दों को समझकर बोलना ही बोलना कौशल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है, राइट आंसर होगा समझकर बोलना। क्वेश्चन नंबर 36, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनना कौशल से ही अन्य कौशलों का विकास होता है। सुनना कौशल ही अन्य कौशलों का आधार है। सुनना कौशल केवल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक चीज़ गलत हो गई, मैं सोच रहा था यहाँ पर जो है पॉजिटिव आंसर पूछा है, जबकि यहाँ नेगेटिव आंसर पूछा है। सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो यही जो है कथन उचित नहीं है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, नहीं, सुनना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। सुनना कौशल के बारे में सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये कथन उचित नहीं है। जबकि सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक होता है, बिल्कुल, क्योंकि सुनना कौशल अन्य कौशल का आधार है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचान उनका निर्माण करने में सहायक करता है, बिल्कुल, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति। दोस्तों लेखन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा अपने अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति करे, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। और यहाँ पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, यानी ऐसा वातावरण हो बच्चे के सामने कि वह बोलना लेखन कौशल से संबंधित जो है बच्चे की कक्षा का वातावरण हो, वहाँ पर प्रिंट समृद्ध माहौल हो, जो है वहाँ पर पोस्टर लगे हों लेखन कौशल के बारे में, बच्चे के लेखन कौशल के विकास से संबंधित जो है पोस्टर लगे हों, तो ये भी हमारा होगा। सुंदर लेखन का यांत्रिक अभ्यास, ये भी होगा। लेकिन लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, शांतिपूर्वक सुनना। दोस्तों सुनना कौशल में शामिल तो है, देखो ये चीज़ भी शांतिपूर्वक किसी चीज़ की बातें सुननी चाहिए, लेकिन ये मेन उद्देश्य नहीं है। जहाँ में सीटेट में चारों ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन चुनना होता है जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा तकड़ा हो, ऐसा हमें ऑप्शन चुनना होता है। ऐसा ऑप्शन चुनना होता है जिसमें सारे ऑप्शन सम्मानित हो जाएं, ठीक है। शांतिपूर्वक सुनना होता है पर यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास करना, ये भी नहीं। लेकिन दूसरों की बात सुनने में रुचि लेना, धैर्य से उसकी बात सुनना और फिर सरलता के साथ उसकी बातों की प्रतिक्रिया देना, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास। दोस्तों बच्चों में पठन संस्कृति यानी पठन कौशल का विकास करने के लिए
क्या आवश्यक है। देखो बच्चा सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पढ़ेगा, जिसमें वो रुचि लेगा, और बच्चा रुचि किस में लेगा, बाल साहित्य। बाल साहित्य मतलब कॉमिक्स हुई, बाल साहित्य बच्चों की कहानियाँ हुई चित्रों वाली, तो उनमें सबसे ज़्यादा बच्चा रुचि लेगा। तो बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, हमारा ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर होगा, बाल साहित्य हेतु प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 40, मौखिक कुशलता में शामिल है विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, तत्सम शब्दों के प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपका होमवर्क है।